हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली में मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो वैलेंसीज होती है, वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नाइट्रोजन फैमिली में जो बॉन्डिंग है उसका नेचर क्या है, वैलेंसी क्या होती है। तो हमने वहाँ पे वैलेंसी पढ़ी थी बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और दूसरी पढ़ी थी हमने बाय शेयरिंग। तो जनरली नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी नाइट्रोजन क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना देता है, नाइट्राइड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। टॉप टू बॉटम, जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने में क्या होता है कि ये जो टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टेंडेंसी ये डिक्रीज होती है, तो जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम फॉस्फोरस आर्सेनिक देखें तो फॉस्फोरस आर्सेनिक क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग होगी इनमें, लेकिन बॉन्डिंग में क्या होगी, शेयरिंग होगी, यानी ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, तो क्यों नहीं करते? एक तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इनकी क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके ये कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है। अब देखो, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2p3 को लिख सकते हैं 2px1 2py1 एंड 2pz1। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की जो p ऑर्बिटल है उस p ऑर्बिटल में px py और pz में क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी ये देखो, अगर ये अपने इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो 3 + 2 5, मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरली मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 5 होती नहीं है। जो मैक्सिमम कोवैलेंसी, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, ये क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी वो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी क्या होगी, 3, और वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो क्या हो जाएगा, -3। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, -3, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट कर। तो जनरली माइनस का साइन लगाते तो क्या लिखते हैं, केवल 3 लिखते हैं कि इसकी वैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी 3। जनरली कंपाउंड में जो कोवैलेंसी होती है उसकी क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, अब जैसे हम आए NH4Cl। ठीक है, अब NH4Cl में क्या होता है, NH4Cl में जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, कोवैलेंसी +4। कितनी होती है, +4। क्यों होती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है, एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इस नाइट्रोजन पे एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी वैलेंसी NH4Cl में क्या होती है, +4 होती है। बाकी जो
कंपाउंड है, बाकी कंपाउंड में जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है 3, और NH4Cl में शेयर्ड पेयर के कारण, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी वैलेंसी क्या होती है +4 होती है। ये ध्यान रखना, शेयर्ड पेयर के कारण इसकी जो वैलेंसी होती है, अगर आप जनरली देखें इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो +4 होती है। अगर आप जनरली यहाँ पे देखें तो 4 - 1 जनरली क्या होगा 3, लेकिन यहाँ तो शेयर्ड पेयर, ये अपने शेयर्ड पेयर को डोनेट कर देता है, तो शेयर्ड पेयर के डोनेशन के कारण इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो +4 हो जाती है। ये किसमें होता है, ये केवल नाइट्रोजन में होता है, ठीक है, ये केवल किसमें नाइट्रोजन में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे जो टेंडेंसी है इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है। अब क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मुथ की तरफ चलते हैं, टॉप टू बॉटम जैसे हम चलेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि इनमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के साथ साथ इनमें क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होते हैं। यानी क्या होगा यहाँ, जैसे अगर हम फॉस्फोरस को ले लें तो फॉस्फोरस में क्या होगा, p ऑर्बिटल के साथ साथ एक d ऑर्बिटल भी आ जाएगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे p में, तो अवेलेबल ऑर्बिटल हमारे पास क्या होंगे s p एंड d, ये 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। फॉस्फोरस का जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। अब यहाँ पे देखो 3d ये वैकेंट ऑर्बिटल है, 3d क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैलेंसी इंक्रीज कैसे होती है, वैलेंसी इंक्रीज कब होती है, वैलेंसी इंक्रीज उस कंडीशन में होती है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है। अब होता क्या है, वैसे हम कहते तो ये है कि s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है और प्रमोट होकर d ऑर्बिटल में चले जाता है। जनरल कहने के लिए हम ऐसा करते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं, क्योंकि d और s के ऑर्बिटल में जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है यहाँ पे जनरली होता है ऐसा है कि हम s के इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जेटिक करते हैं तो ये कहा जाता है p ऑर्बिटल में जाता है, और p का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है d ऑर्बिटल। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि 3s और 3p का जो एनर्जी लेवल होता है वो लगभग इक्वल होता है। सेम वही चीज 3p और 3d में आती है, 3p और 3d का एनर्जी लेवल भी क्या होता है लगभग इक्वल होता है। तो जो py का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अगर हम देखें तो p के ऑर्बिटल हो गया आपके px1, यहाँ पे ये हो गया आपका py1 और ये हो गया आपका pz1। तो ये जो pz इलेक्ट्रॉन है किसमें चले जाता है d ऑर्बिटल में आता है, और px का इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाता है py में, और सर py का कहाँ चले जाता है pz में, px का कहाँ आता है py में। और जो 3s का इलेक्ट्रॉन है, ये 3s का इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाता है 3s1, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है इस p ऑर्बिटल में आ जाता है। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल अब यहाँ पे हो जाती है। अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे पास, एक हो गया हमारे पास 3s1, एक हो गया हमारे पास 3px1, 3py1, 3pz1 और फिर हो गई 3d1, ये z का इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखो अवेलेबल इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे पास, 1 दैट इज 2, एक s की ऑर्बिटल हो गई, p की 3 ऑर्बिटल हो गई 1 2 3 एंड दैट इज 4, और ये हो गया आपकी एक d ऑर्बिटल। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, हमारे पास अवेलेबल ऑर्बिटल कितनी हो गई 5 ऑर्बिटल हो गई। यानी कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या दिखाता है फॉस्फोरस, और जो आर्सेनिक होते हैं इसीलिए ये अपने कंपाउंड में मैक्सिमम वैलेंसी +5 या +6 दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं +5 या +6। कौन कौन से, ये देखो फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक।
एंटीमनी और बेसिक, तो जब हम नीचे टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वहाँ पे और चीजें भी आती हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो फॉस्फोर एंटीमनी और बेसिक में हम इस चीज को नहीं अपियर करते, केवल इसमें फॉस्फोरस और आर्सेनिक में, कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है इस प्रोसेस के कारण, यानी इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के कारण, जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक, क्योंकि फॉस्फोरस और आर्सेनिक क्या होते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी हो जाती है। बिस्मुथ और एंटीमनी में अगर हम देखें तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए ये इस चीज को नहीं दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को देख रहे हैं। तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक में क्या होता है कि जो अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है हमारे पास 5 या 6 हो जाती है। तो अगर हम देखें, जैसे हम देखें PCl5, तो PCl5 या हमने AsCl5, यहाँ पे जो PCl5 और AsCl5 की जो वैलेंसी है वो क्या है, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है, ये +5। और अगर हम देखें PCl6 या PF6 देख सकते हैं, Cl थोड़ा बड़ा होगा, F का साइज और Cl का साइज लार्ज होगा, PF6 माइनस, यहाँ पे जो वैलेंसी होती है +6 हो जाती है। या एक कंपाउंड और बनता है, एंटीमनी का भी बनता है, एंटीमनी में SbF6 बन जाता है, SbF6 माइनस, यहाँ पे भी क्या दिखाता है +6, लेकिन बिस्मुथ का नहीं होता। बिस्मुथ क्या दिखाता है, पार्शियल मेटलिक कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है, मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की क्या होती है, +3 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता, आउटर जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते हैं। तो जो नाइट्रोजन है उसकी मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है, लेकिन NH4Cl में इसकी वैलेंसी एक्सटेंड हो जाती है +4। वो एक्सटेंड क्यों होती है, वो एक्सटेंड इसलिए होती है क्योंकि NH4 में जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी +4 होती है। अगर हम फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी में देखें तो ये एक्सटेंड कर जाती है, क्योंकि इनमें क्या आ जाते हैं, d ऑर्बिटल आ जाते हैं, और d ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उसका प्रमोशन होता है वो जंप कर जाता है d ऑर्बिटल में। वैसे जनरली जाता है s का इलेक्ट्रॉन p में जाता है और pz का इलेक्ट्रॉन जंप करके d में जाता है। तो वहां पे जो अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं 5 या 6 अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल हो जाते हैं, तो जो वैलेंसी है वो वहां पे मैक्सिमम वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है आपकी +5 या +6। ठीक है, तो ये है आपकी मैक्सिमम कोवैलेंसी। अगला आता है इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग। ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग है, मल्टीपल बॉन्डिंग जनरली नाइट्रोजन तो खैर दिखाता ही है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन अपने आप में ही मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, लेकिन फॉस्फोरस और स्पेशली आर्सेनिक, फॉस्फोरस और आर्सेनिक ऐसे एलिमेंट्स हैं कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग कर लेते हैं। अरे मल्टीपल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, ये मल्टीपल बॉन्डिंग वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण करते हैं, लेकिन करते कौन है, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। ठीक है, तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक में क्या होता है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या कर लेते हैं, ये मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। तो इनकी जो मल्टीपल बॉन्डिंग आती है, इनकी मल्टीपल बॉन्डिंग के कारण ये क्या करते हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, यानी यहां पे जो कौन सा पाई ऑर्बिटल है, जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पे फॉस्फोरस और आर्सेनिक का जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, यहाँ पे p और d ऑर्बिटल क्या होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, p पाई d पाई बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, p पाई d पाई बॉन्ड। तो p और d ऑर्बिटल किसमें है, फॉस्फोरस एंड
सेम ऐसे डी ऑर्बिटल पे आते हैं तो डी ऑर्बिटल आप इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से आ सकती है, या आपकी डी ऑर्बिटल ऐसे आ सकती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्या करते, ये साइड वाइज होगा, ये तो पीपी ओवरलैपिंग होगी। अब अगर पीडी ओवरलैपिंग करेंगे आपने ये पी और सपोज डी की ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही, तो ये जो ये इस तरीके से आ जाएगी इसकी, इस तरीके से यहाँ साइड वाइज इसमें ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, अगर ये सपोज पी ऑर्बिटल है, ये अगर हम पी ऑर्बिटल माने, ये है आपकी पी ऑर्बिटल और ये आपकी डी ऑर्बिटल। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या हो रही है, पी पाई डी पाई। क्यों? क्योंकि जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, देखिए ये, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, पाई। ये आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, दैट इज पाई बॉन्ड। और अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, देखो पी ऑर्बिटल में अगर हम देखें, ये एक पी ऑर्बिटल और ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल, या एक पी ऑर्बिटल और ये आपका कोई डी ऑर्बिटल है, तो जनरली पी और डी में एक्सियल ओवरलैपिंग तो नहीं होती, पी डी में एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाती। तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर सेम एक्सिस पे आ रहे हैं तो वहां पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो अब साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है, ये देखो, ये आपकी सपोज पी ऑर्बिटल है और ये आपकी डी ऑर्बिटल है, ये दोनों यूं आ गए एक दूसरे के ऊपर ऐसे, इस तरीके से ए और ए की एक दूसरे के ऊपर यूं आ गए, एक दूसरे को दोनों ओवरलैप करती है। तो जब ये ओवरलैप होती है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होने के कारण ये क्या है, ये जो फास्फोरस और आर्सेनिक है ये मल्टीपल बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जनरली फास्फोरस और आर्सेनिक की जो मल्टीपल बॉन्डिंग होती है वो हम किन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं कि किन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनकी मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं R3P डबल बॉन्ड O, या R3P डबल बॉन्ड O का मतलब हो गया P सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। यानी O को क्या दे रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, क्योंकि P का ऑर्बिटल क्या हो गया, आपके कंप्लीट हो गया। ये R हो गया आपके R मीन एल्काइल ग्रुप, R हो गया आपका R मीन CH3। ठीक है, तो ट्राइमिथाइल हो गए, ट्राइमिथाइल ग्रुप। ठीक है, सेम एज दूसरा आता है आपका R3P डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे भी फास्फोरस एक लोन पेयर किसे दे देता है, कार्बन को दे देता है। सेम चीज यहाँ पे भी आती है, P सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये देखो डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, फास्फोरस क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग है। तो फास्फोरस और आर्सेनिक डी ऑर्बिटल होने के कारण मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, लेकिन एंटीमनी और बिस्मुथ नहीं करते, क्योंकि इनमें फिर क्या सेम वही चीज आ जाती है कि पार्शियल कैरेक्टर के जो आयनिक कैरेक्टर वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए ये इस बॉन्ड को नहीं बना पाते, इनके बीच में बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं बन पाता। ये क्या बनाते हैं, मोनोवैलेंट यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए ये इस तरह के कंपाउंड नहीं फॉर्म करते, केवल फास्फोरस और आर्सेनिक एक तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और दूसरी इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आ जाता है, तो डी ऑर्बिटल में आने के कारण ये इस तरह की बॉन्डिंग कर लेते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग ये कर लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कि जो फास्फोरस और आर्सेनिक से बनते हैं, जिसमें कि कार्बन जो ग्रुप है, कार्बन फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी मल्टीपल बॉन्डिंग। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है
ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक होती है आपकी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? तो जनरली वैलेंसी फिक्स होती है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप देखें कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है आपको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, जनरली लेता ही है, या वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा, तो या तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जनरल वैलेंसी उसकी क्या होगी? +5 अगर दे रहा तो +5, ले रहा तो -3। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कंपाउंड पे या कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से दूसरे के साथ बॉन्डेड हो रहा है, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो रहा है। अब अगर हम नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? -3 से लेके कहाँ तक होता है? +5। दैट इज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड लास्ट इज +5। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन अपने कंपाउंड में। अब देखो कौन कौन से -3 से +5 है। सबसे पहले देखते हैं NH3। अब NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, N को x मानिए में, हाइड्रोजन की कितनी होती? 1 x + 1 इंटू हाइड्रोजन कितने 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, कितने 3 हाइड्रोजन तो 3। दूसरा आपका N2H4, यह हाइड्रोजन है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? 2, ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 होगा। 4 1 का 4, ये वही हो जाएगा 4 × 1, ये 2x + 4 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -4, देन x इक्वल टू -2 हो रहा। किसमें? NH2 N2H4। तीसरा लेंगे हम हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, NH2OH इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 क्या हो गए आपके, सॉरी 2 और 3 आपके हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो x + 2 - 2 + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो गया NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब आ जाओ किसमें? N2 एलिमेंटल स्टेट है, डायटोमिक स्ट्रक्चर है, तो क्या होती है? 0। वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। ठीक है। अब आ जाओ अगले N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 2x = 2, देन x = +1। ठीक है। N2O के बाद आ जाओ किसमें? NO। मैं इसको मिटा रहा हूं। NO हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO में कितनी हो जाएगी? x = 2। NO के बाद आ गए हम N2O3 भी ले सकते हैं आप HNO2 भी ले सकते हैं। HNO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O3 यानी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो HNO2 या N2O3 लिख सकते हो। तो HNO2 अगर हम लिखें तो यहाँ पे कितना होगा? 2 पूजा 4 से 1 को माइनस करो 3। फिर आ गया आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 2 जा 4 कितने हो जाएगी? x = 4। ठीक है HNO2। और फिर आ गया आपका HNO3। आप HNO3 भी ले सकते हैं, आप इसमें ले सकते हैं N2O5 भी ले सकते हैं आप। तो HNO3 3 2 जा 6 6 - 1 5 कितनी हो जाएगी? 5। तो अब मैं दोबारा से फिर से लिख रहा हूँ इन सबको कि -1 से
-3 से और +5 तक ऐसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो देखो आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इनके आते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या लिया हमने NH3 -3, फिर क्या लिया हमने N2H4 हाइड्रोजन -2, फिर क्या लिया हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH -1, फिर लिया हमने N2 नाइट्रोजन किस फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में N2, फिर लिया हमने N2O हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है +1, फिर लिया हमने NO नाइट्रिक ऑक्साइड +2, फिर लिया हमने HNO2, यहाँ पे आप N2O3 भी लिख सकते हैं, HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड +3, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड +4, HNO3 या N2O5 भी ले सकते हैं आप +5। अब देखिए जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से +5 तक होता है अपने कंपाउंड में, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम, अभी ऐसा इसमें क्यों होता है ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -3 से +5 तक क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, और दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन इजीली कर लेता है। हाई क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या कर लेता है, ये इजीली क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को वो कर ले लेता है। तो इसीलिए -3 से +5 तक के ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप पे चलते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमेंट पे चलते हैं, तो ये जो टेंडेंसी, हम एक चीज और ध्यान रखें, ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बेसमेंट, टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। और सेम वे अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो यहाँ क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। समझ लो, टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट है, अब इसको समझो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है क्या। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इस इफेक्ट को मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है क्या। टिल देन गुड बाय।